हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल रीजनिंग विद ज्योति पे। और पिछले दिन हमने ब्लड रिलेशन के दो बहुत ही शानदार और थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किए थे। और मैंने आपको ये भी बोला था कि एकदम मेरे सॉल्यूशन पे मत जाइएगा। पहले ऐसे करना है कि आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और बाद में जाके मेरे सॉल्यूशन को देखना है। लेकिन मैंने एक और बात भी बोली थी जो कि आप भूल गए। मैंने बोला था ना कि अगर आपको आ जाए तो भी कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताना और ना आए तो भी। लेकिन दोस्तों, मुझे किसी ने कमेंट नहीं किया और मुझे आप सबकी ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और अगर मुझे बदले में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊँगी ना। क्या आप चाहते हैं मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ? नहीं ना। तो प्लीज़ आज जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और जब आप खुद से सॉल्व करने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन पे जाओगे ना, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चन समझ आए या नहीं। और प्लीज़ एक और बात ज़रूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी टीचर नहीं हूँ। मैंने कुछ ही टाइम पहले ये यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, मुझे आपके रिस्पॉन्स की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आज मेरी बातों को इग्नोर मत कीजिएगा और प्लीज़ जो भी मैंने बोला उस पर गौर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ ब्लड रिलेशन के। उसमें से 2 क्वेश्चन जो मॉडरेट वाले होंगे ना, वो होंगे SBI PO और IBPS PO प्रीलिम्स लेवल के। और एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको, वो आएगा आपको RRB क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम हमारे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसकी स्टेटमेंट्स हैं। इधर दिया गया है A family consists of 8 members including 3 married couples। मतलब 8 मेंबर्स होंगे ना, और जो टोटल मैरिड कपल्स होंगे वो 3 होंगे। ठीक है। और आगे लिखा है देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। मतलब सिंगल पेरेंट नहीं होगा कोई भी। ऐसे नहीं होगा कि किसी का सिर्फ पापा ही होगा या फिर किसी की मम्मी होगी, या तो ऐसे होगा कि दोनों पेरेंट्स होंगे या फिर एक भी पेरेंट नहीं होगा। ठीक है, समझे आप। अब आगे लिखा है P इज दी सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। P जो है वो सिस्टर इन लॉ है यू की एंड वाइस वर्सा। जब ये वाइस वर्सा न्यू टर्म आई ना आज, तो इसका मतलब होता है कि जैसे इधर लिखा है ना कि P जो है यू की सिस्टर इन लॉ है, और अगर आगे लगता है वाइस वर्सा तो इसका मतलब होता है कि यू भी P की सिस्टर इन लॉ होगी। ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ होगी। अभी हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी ननंद होगी और कौन सी भाभी होगी। ठीक है, तो हम इसको ना ड्रॉ नहीं करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। इधर लिखा है D इज द सन ऑफ O, है ना, कि D जो है ना वो सन है O का। आ गया। आगे लिखा है हु जो है O के लिए लगा है, और अगर एंड होता ना तो अगली लाइन जो है वो D के लिए होती, और हु लगा है तो इसका मतलब होगा O इज द स्पाउस ऑफ जेड, कि O का जो हस्बैंड या वाइफ होगा ना वो जेड होगा। ठीक है। आगे लिखा है P इज द आंट ऑफ वाई। P जो है ना आंट है वाई की। ठीक है, बट अभी ये नहीं पता पिता की बहन है या फिर मदर की बहन है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए, P जो है ना इसका एक पेरेंट है ना, इसकी जो बहन होगी ना वो वाई होगी। ठीक है, अभी हम इधर मेल फीमेल नहीं लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता ये P का फादर होगा या फिर मदर होगा। ठीक है। अब इधर लिखा है A इज द सन इन लॉ ऑफ जेड। ए सन इन लॉ है ना जेड का, और जेड का बेटा हमें पहले से दिया गया था, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो डी का जो स्पाउज होगा, मतलब जो कपल होगा डी का, वो जो है ए होगा। ठीक है, क्योंकि मेल की शादी मेल से थोड़ा ना होगी, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। डी की ना एक बहन है, ठीक है,
और इसके जो हस्बैंड है ना वो होंगे ए। अब बना ना ए इज द सन इन लॉ ऑफ जेड है ना। अब इधर लिखा है जेड हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ ई। अब इससे ना एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि जेड जो है ग्रैंड फादर है, तो मतलब ये मेल आ गया ना, ये फीमेल आ गया। लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते कि जो जेड हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू, कि डब्ल्यू जो है वो इस बेटी का बेटा है या फिर डी का बेटा है। भाई ये कंडीशन तो अभी कंफ्यूजिंग है, तो हम इसको अलग से बनाएं। देखिए बोला था ना कि जेड जो है ना वो ग्रैंड फादर है, इसका एक बच्चा आ गया, उसका जो है डब्ल्यू आएगा, ठीक है। अब आगे लिखा है डब्ल्यू इज द ओनली चाइल्ड ऑफ पी। देखिए अब ये चीज़ ना क्लियर हो जाएगी बिल्कुल कि ये डब्ल्यू कहाँ आएगा। बोला है ना कि डब्ल्यू जो है वो पी का चाइल्ड है, मतलब जो पी है ना वो डब्ल्यू का पेरेंट होगा, ठीक है। और आगे ऐसे भी बोला गया है कि पी की शादी भाई डी से तो हो ही नहीं सकती। अगर पी की शादी डी से नहीं हो सकती ना, तो पी की शादी तो हम ए से करवा देंगे, ठीक है। और पी जो है ना पेरेंट है डब्ल्यू का, मतलब डब्ल्यू इज दी ओनली चाइल्ड ऑफ पी है ना। ओनली चाइल्ड का मतलब होगा इसका कोई और बच्चा नहीं होगा, ठीक है। अब इधर लिखा है ए हैज़ नो सिबलिंग, ए का कोई भी भाई बहन नहीं है, तो ठीक है, वो तो हमने लिया भी नहीं है कि इसका कोई भाई बहन है, ठीक है। और आगे लिखा है डी हैज़ ओनली वन सिबलिंग, डी का सिर्फ एक ही सिबलिंग है, मतलब डी की जो एक बहन आ गई ना ये हो गई वन सिबलिंग है ना, तो आ गया। अब ये जगह तो खाली रह गई ना, तो हाँ ये बनाया था ना हमने साइड में कि जो वाई जो है ना वो आंट होगी पी की, आंट होगी पी की। दोस्तों एक चीज़ तो हम भूल गए थे, देखिए इधर स्टार्टिंग में लिखा है ना पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू एंड वाइस वर्सा। पी और यू जो है वो सिस्टर इन लॉज हैं दोनों, ठीक है। और माफ़ करना दोस्तों, एक ये छोटी सी डायग्राम ना हमने गलत बना दी थी। वाई नहीं है आंट पी की, भाई पी है आंट वाई की। सॉरी इस गलती के लिए माफ़ कीजिएगा। और अब मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि अगर ब्लड रिलेशन चाहे मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना रीजनिंग का, अगर आप उसमें से एक क्वेश्चन को भी मतलब एक वर्ड भी आप गलत पढ़ते हैं ना, या फिर आप एक वर्ड भी मिस कर देंगे, तो आपका पूरा की पूरा 3 या 5 नंबर का जो स्टेटमेंट होगी ना पूरी की पूरी गलत होगी। और अगर यही गलत हो गई तो फिर जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो तो गलत ही होंगे ना, है ना। तो पी जो है आंट है वो वाई की, ठीक है। आंट कैसे होगी, जो डी का बच्चा होगा ना उसकी आंट होगी पी। तो हमारा क्वेश्चन तो बन के तैयार है। देखिए स्टार्टिंग में बोला था कि 8 मेंबर्स हैं, 2 4 4 8 और 3 मैरिड कपल्स थे, 1 2 3। हमारे ये क्वेश्चन बन के तैयार है। अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया अब हमारा आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का। ये क्योंकि है ना सबसे छोटू सा क्वेश्चन लग रहा होगा ना आपको, और जो एग्ज़ाम सबसे इजी होता होगा जैसे कि आरआरबी क्लर्क, तो ये उसी में आएगा, ठीक है। जो एसबीआई क्लर्क होगा, आईबीपीएस क्लर्क होगा, उसमें ऐसे होगा ना, मतलब एक लाइन और ऐड कर देगा एग्जामिनर, ठीक है। लेकिन जो आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स होगा ना उसमें इतना सा ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर करना ईजी है, ना ना भाई ना, क्योंकि उसमें 80 में से ना 75 76 कट ऑफ जाती है, और रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं और इतने इजी होते हैं कि आप 20 मिनट में सारे के सारे कर सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, और मुझे भी नहीं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर लिखा है जेड इज दी ओनली डॉटर ऑफ क्यू। जेड जो है ना इकलौती बेटी है क्यू की। अब और भी हो सकते हैं इसके सिबलिंग, लेकिन वो सारे के सारे मेल्स होंगे क्योंकि क्यू की एक ही बेटी होगी, बाकी जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे के सारे मेल्स होंगे। पी इज द मदर ऑफ वाई, अलग ही आ गया है ना। तो
P इज दी मदर ऑफ Y। आगे लिखा है X इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ Q। अब बेटी की शादी होगी तो वो तो डॉटर इन लॉ नहीं होगा ना, इसका जो कपल होगा। अब इधर Q का ना एक बेटा होगा और उसकी जो वाइफ होगी उसका नाम होगा X, ठीक है। और इधर ये देखिए, इधर लिखा है आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। यह तो दोनों अलाइव, दोनों जिंदा होंगे ना, या फिर दोनों में से एक भी नहीं होगा, ठीक है। और इधर बोला था P इज द मदर ऑफ Y। P इज द मदर ऑफ Y। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन की जो फैमिली ट्री है वो बन के तैयार है। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, बताना मुझे ज़रूर। आसान क्वेश्चन को सोल्व करके हम निकले तो फिर से फंस गए हम IBPS और SBI PO प्रीलिम्स लेवल के चंगुल में। बट ठीक है, कोई नहीं, किसी एग्ज़ाम में इजी आएगा क्वेश्चन तो किसी में टफ आएगा। आपको ना हर तरह के क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो RRB क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का हो, चाहे फिर SBI PO प्रीलिम्स लेवल का। बस आपने डरना नहीं है और जैसे मैंने बताया है लाइन बाय लाइन सॉल्व करते जाना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर लिखा है J इज दी ओनली सिबलिंग ऑफ G। मतलब G का ना एक ही सिबलिंग होगा, J। अब J भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। आगे लिखा है L इज दी मदर ऑफ I। इसको अलग से बना लेते हैं। L इज दी मदर ऑफ I हु इज दी ब्रदर ऑफ F। I जो है मेल है और ये भाई है F का। अब आगे लिखा है D इज दी फादर इन लॉ ऑफ E। D जो है ना, इसको भी अलग से बना लेते हैं। कुछ नहीं है, इतनी सारी डायग्राम्स हैं, छोटी छोटी है ना। जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो लास्ट तक ना आपको मैचिंग जो कीवर्ड्स हैं, मतलब नेम्स के पर्सन्स हैं ना, वो सारे दिख जाएंगे और आपकी ट्री जो है ना एकदम फटाफट तैयार हो जाएगी। तो कुछ नहीं है, अलग से बना लेते हैं। कितना टाइम लगता है। D इज दी फादर इन लॉ ऑफ E। D जो है ना, इसका एक बच्चा है और उसका हस्बैंड या फिर वाइफ जो भी है ना वो E है, ठीक है। और लिखा है E हु इज दी ओनली सिबलिंग ऑफ K। E जो है ना इकलौता सिबलिंग है K का। K का कोई और सिबलिंग नहीं होगा, ठीक है। इधर लिखा है F इज दी ब्रदर इन लॉ ऑफ E। F जो है ना E का ब्रदर इन लॉ है, लेकिन ब्रदर इन लॉ की तो दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो देवर या जेठ होगा ना, या फिर बहन का पति होगा। लेकिन भाई अभी हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। E हु इज दी मदर ऑफ J। E जो है ना मदर है J की, और J से रिलेटेड देखिए कि J जो है ना इकलौता सिबलिंग है G का। तो हो गया ना, ये वाला जो ट्री था ना छोटा सा, वो तो काम आ गया, ठीक है। आगे लिखा है K इज एन अनमैरिड पर्सन। और ऊपर बोला था कि F जो है ब्रदर इन लॉ ऑफ E है, तो जैसे जीजा की पॉसिबिलिटी तो भाई ख़त्म हो गई। मतलब हमें नहीं पता कि K मेल है या फीमेल है, लेकिन हमने पहले माना था कि जैसे कि है ना बहन होती तो इसके जो हस्बैंड है ना वो E के ब्रदर इन लॉ होते, लेकिन K तो शादीशुदा ही नहीं है, तो फिर ये जीजा वाली पॉसिबिलिटी तो ख़त्म है, ठीक है। तो जो E के हस्बैंड के जो भाई होंगे ना वो E के ब्रदर इन लॉ लगेंगे और इनका नाम होगा F, ठीक है। और इधर ये भी बोला था ना कि I और F जो है ना सिबलिंग हैं, और मतलब I जो है ना F का ब्रदर है, ठीक है। तो I आ गया, ठीक है। और ये भी बोला गया था कि ये देखिए कि L इज दी मदर ऑफ I। L जो है ना I की माता श्री है ना। तो ये वाली भी हमारी ख़त्म हो गई। तो आगे पढ़ें। L हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। L के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, 1 2। और बोला है K एंड I आर ऑफ सेम जेंडर। K और I का सेम जेंडर है तो ये मेल आ गया, है ना। इधर लिखा है H इज दी सिस्टर इन लॉ ऑफ G।
एच जो है ना सिस्टर इन लॉ है किसकी, जी की। और बोला है जी जो है ना अनमैरिड पर्सन है, ये लिखा था ना लास्ट में, जी हु इज़ नॉट अ मैरिड पर्सन है ना, तो जो जे की वाइफ होगी वही जी की सिस्टर इन लॉ लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये वाला जो फैमिली ट्री है वो भी बन के तैयार हो गया। अब मैंने इन 4 से 5 दिनों में ना आपको हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए, चाहे वो आरआरबी क्लर्क लेवल के हों, चाहे वो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल के हों। और जिस लेवल के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ना, चाहे क्लर्क चाहे पीओ, आपको उससे इजी टाइप के ही आएंगे, मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में प्रीलिम्स में। अगर आप सोचोगे ना इनसे टफ लेवल के आएंगे, तो भाई नहीं आएंगे, मैं गारंटी देती हूँ आपको। जिस लेवल के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं या तो इसी लेवल के आएंगे आपको या फिर इससे लो लेवल के आएंगे, लेकिन हाई लेवल के कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि एग्जामिनर इनसे टफ क्वेश्चन कभी नहीं बनाएगा। वो थोड़ी ना चाहता है कि सारे के सारे फेल ही हो जाएं रीजनिंग में, है ना। तो उसको प्रीलिम्स भी तो क्लियर करने वाले बंदे चाहिए, तभी तो मेंस में जाके आगे कंपटीशन होगा, है ना। सारे के सारे प्रीलिम्स में उठ गए तो फिर आगे कैसे जाएंगे। और दोस्तों जैसे मतलब IBPS PO में तो 40 नंबर की आती है ना रीजनिंग, और SBI PO प्रीलिम्स में 30 की, लेकिन RRB PO और RRB क्लर्क में ना 40 नंबर की रीजनिंग आएगी और 40 की क्वांट आएगी। तो रीजनिंग जो है ना आपका एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि आप 20-22 मिनट में ना क्वांट के 40 में से 40 क्वेश्चन कर लोगे, तो वैसा नहीं होगा। हाँ क्लर्क में कर सकते हो आप, हो सकता है, लेकिन आप सोचोगे ना कि पीओ में 40 में से 40 कर लेंगे आप रीजनिंग मतलब क्वांट के, तो वैसा नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन जो ये रीजनिंग का सब्जेक्ट है ना, इसमें आप 40 में से 40 क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपकी स्पीड होनी चाहिए ना और एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।